हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में हम पढ़ेंगे, एक तो होता है आपका द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव उपस्थित हो। ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव उपस्थित हो द्विअंगी विलयन कहलाता है। यानी कि इसमें एक तो आपको विलेय मिलेगा और एक ही आपको क्या मिलेगा, विलायक। एक विलेय एवं एक विलायक। तो ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय एवं एक ही विलायक उपस्थित हो द्विअंगी विलयन कहलाता है। अच्छा, हम इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन की हम इस चैप्टर में विलयन की बात करने वाले हैं, तो इसमें हम जो विलयन पढ़ रहे हैं वो द्विअंगी विलयन ही पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय एवं एक विलायक उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन। एक हमारा होता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, अच्छा त्रिअंगी विलयन में हम समझ सकते हैं त्रिअंगी विलयन में कितने अवयव उपस्थित होंगे, 3। अच्छा, विलायक तो एक होगा। विलायक तो क्या होगा, एक विलायक और एक से अधिक विलेय उपस्थित। अंगी विलयन में एक तो आपका विलायक होगा और विलेय कितने होंगे, 2। मतलब इसमें टोटल कितने अवयव उपस्थित होंगे, 3 अवयव उपस्थित होंगे। एक तो आपका विलायक होगा और 2 आपके क्या होंगे, विलेय, है ना। तो एक तो हो गया द्विअंगी विलयन हमारा, एक हो गया त्रिअंगी विलयन। तो इस चैप्टर में हम त्रिअंगी विलयन की बात नहीं करने वाले हैं। इस चैप्टर में मोस्टली हम जो बात करेंगे वो द्विअंगी विलयन के बारे में ही करेंगे। ओके। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार मैं भी डाल देता हूं यहां पर। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखिएगा, जब हम विलयन बनाते हैं तो हम जानते हैं विलयन में एक तो होता है हमारा विलेय। विलयन में एक तो होता है विलेय, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है विलयन में वो होता है विलायक। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, विलायक। तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। विलेय प्लस विलायक विलायक बराबर क्या होता है, विलयन। तो देखो, जब हम विलयन बनाते हैं तो विलेय जो है अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है और विलेय विलायक की भौतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब विलेय जो है अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा, लेकिन विलायक जो है वो अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखेगा। तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था होगी, क्योंकि विलेय तो अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा तो विलयन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, विलयन जब हम बनाते हैं तो विलेय अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो कौन सी होगी, जो विलायक की भौतिक अवस्था है। ओके। जैसे हम सपोज दैट हम चीनी को किसमें मिलाते हैं, पानी में। चीनी को किसमें मिलाते हैं, पानी में। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चीनी जो है वो अपनी भौतिक अवस्था खो दे चीनी जो है अपनी भौतिक अवस्था को खो देती है। लेकिन आपने देखा है कि जल अपनी भौतिक अवस्था को खोता है तो जल अपनी भौतिक अवस्था को नहीं नहीं खोएगा। तो जब यहाँ पर जो हमारा जलीय विलयन बनेगा, चीनी का जो जलीय विलयन बनेगा, चीनी का जलीय विलयन जो बनेगा उसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, उसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, द्रव, जो कि किसकी भौतिक अवस्था है, विलायक की भौतिक अवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम विलयन बनाते हैं तो विलेय अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है और जो विलयन की भौतिक अवस्था है वो विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। तो इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर टोटली कितने प्रकार के विलयन होते हैं, 9 प्रकार के। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ विलेय। एक टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विलेय। अच्छा, एक तरफ लिख देता हूँ मैं विलेय और दूसरी तरफ लिख देता हूँ विलायक। विलेय और दूसरी तरफ लिख देता हूँ विलायक और यह लिख देता हूँ विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार। और एक तरफ लिख देते हैं हम एग्जाम्पल। एक तरफ लिख देते हैं हम एग्जाम्पल। तो देखिएगा दोस्तों,
यदि विलेय हमारा सपोज दैट यदि विलेय हमारा मान के चलते हैं गैस है, विलेय हमारा क्या है गैस, और विलायक हमारा क्या है गैस, विलेय कौन सा है गैस और विलायक भी क्या है गैस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा विलायक कौन सा है गैस, तो विलयन का प्रकार जो विलयन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि मान लीजिएगा विलेय हमारे पास द्रव हो, विलेय हमारे पास क्या हो द्रव और विलायक हमारे पास हो ठोस, तो यहाँ पर जो विलयन बन सॉरी विलेय तो हमारा द्रव हो और विलायक हमारा क्या हो गैस, तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा देखो विलायक की जो अवस्था है वो कौन सी है गैस, तो विलयन का जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा, गैसीय विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। अच्छा तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, मान लीजिएगा विलेय हमारा क्या हो ठोस, विलेय हमारा क्या हो ठोस और विलायक हमारा कैसा हो गैस, तो देखिएगा विलायक की भौतिक अवस्था कौन सी है गैस, तो जो तीनों ही कंडीशन में जो हमारा विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। ध्यान दीजिएगा तीनों ही कंडीशन में जो हमारा विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, गैसीय विलयन। क्योंकि विलायक देखो तीनों ही कंडीशन में विलायक हमारे पास क्या सेम है गैस है ना, यहाँ पर भी विलायक गैस है, यहाँ पर भी विलायक गैस है और यहाँ पर विलायक गैस है। तीनों ही कंडीशन में जो हमारा विलायक है वो कौन सा है, गैस है। ओके, तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। दोस्तों कौन सा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा, है ना। अच्छा अब इनका एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल भी साथ के साथ देख लेते हैं। चलो ये एग्जांपल आपने खूब अच्छे से देख रखा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा यदि विलेय भी आपका गैस हो और विलायक भी यदि आपका गैस हो तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, गैसीय विलयन। और इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखो वायु, वायु हम जानते हैं वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे वायु में देखो सर्वाधिक मात्रा में N2 होती है, इसके बाद O2 होती है, इसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन भी होती है, जलवाष्प वगैरह भी होती है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ओके, अच्छा दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा विलेय तो हमारे पास क्या द्रव है, विलेय तो हमारे पास क्या द्रव और विलायक हमारे पास क्या है गैस, विलेय द्रव है विलायक क्या हमारा गैस। तो इसका देखो एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप जानते ही हो, क्लोरोफॉर्म की वाष्प, क्लोरोफॉर्म की वाष्प तथा तथा N2 का मिश्रण, तथा N2 का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म की वाष्प तथा N2 का मिश्रण। और इसका एक ये और एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल है आर्द्रता, आर्द्रता आपने ओस की बूंदे देखी है, ओस की बूंदे आपने देखी है क्या, ध्यान दीजिएगा क्या आपने ओस की बूंदे देखी है, ओस की बूंद में क्या होता है, ओस की बूंद में गैस भी होती है और ओस की बूंद में गैस भी होती है, गैस के अलावा और क्या होता है ओस की बूंद में, गैस के अलावा उसकी बूंद में क्या होता है, पानी भी होता है ना। ओके, तो आर्द्रता भी इसका एग्जांपल हो जाएगा, दोनों में से जो एग्जांपल आपको चला के वो याद कर लेना। अच्छा तीसरा देखिएगा, विलेय तो आपका क्या है ठोस और विलायक क्या आपका गैस, यानी कि विलायक तो गैस है, विलेय क्या आपका ठोस। तो जब आप कपूर को जलाते हो तो ध्यान दीजिएगा कपूर को जलाते हो तो कपूर N2 की उपस्थिति में जलता है, ध्यान दीजिएगा N2 की अनुपस्थिति में कपूर को नहीं जलाते हैं। तो देखो कपूर प्लस N2 का मिश्रण, कपूर प्लस N2 का मिश्रण। ओके, तो हमने एक गैसीय विलयन पढ़े हैं, गैसीय जो विलयन है वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। अब अच्छा अब हम देखते हैं अगला द्रवीय विलयन, अगला आएगा विलयन कौन सा आ जाएगा, द्रवीय विलयन। अच्छा द्रवीय विलयन में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यानी कि यहाँ पर विलायक तो आपका कौन सा होगा, विलायक जो फिक्स है वो आपका कौन सा होगा, द्रव। तीनों ही कंडीशन में जो विलायक है वो आपका क्या होगा, द्रव। और मान लो पहली कंडीशन में देखिएगा, पहली कंडीशन में विलेय तो कौन सा है आपका गैस, विलेय तो आपका कौन सा गैस और जो विलायक है वो कौन सा है, द्रव है। विलेय गैस है और विलायक कौन सा है, द्रव। अच्छा अगले केस में देखिएगा, विलेय तो आपका कौन सा होगा, विलेय कौन सा होगा आपका द्रव, है ना, और विलायक भी कौन सा होगा, द्रव। अच्छा तीसरी कंडीशन में देखिएगा, द्रवीय विलयन में जो तीसरी कंडीशन है यानी कि विलेय तो हमारा क्या होगा ठोस, है ना, और विलायक जो है वो हमारा क्या होगा, द्रव। तो देखो तीनों ही कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, इन तीनों कंडीशन में जो आपका विलायक है वो क्या, द्रव,
है ना। तीनों ही कंडीशन में विलायक जो है वो क्या है आपका द्रव। तो इस स्थिति में जो विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि विलेय तो आपकी क्या है, विलेय तो क्या है गैस, और विलायक क्या है द्रव। अच्छा, इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सोडा वाटर। सोडा वाटर, जो सोडा वाटर आपने यदि कभी पिया हो तो सोडा वाटर में एक तो क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर में क्या घुली हुई होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में क्या घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, वाटर में क्या घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, है ना। जल में घुली हुई, हम जानते हैं कि जल में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है। तो जलीय जीव जो होते हैं, मछली वगैरह, वो जल में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं श्वसन में। ओके, हाँ चलो। अच्छा अच्छा, दूसरा इसमें द्रव्य विलयन में दूसरा एग्जांपल देखो, ध्यान दीजिएगा। यानी कि विलेय भी हमारा द्रव है और विलायक भी हमारा क्या है, द्रव। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। उसका जो एग्जांपल देखते हैं, इसका देखो बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल देखिएगा, जल, यानी कि जल और एथेनॉल का मिश्रण। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, जल एवं एथेनॉल का मिश्रण। ओके, जल एवं एथेनॉल का मिश्रण। तो जल भी द्रव होता है और एथेनॉल भी क्या होती है, द्रव होती है। ओके, अच्छा तीसरा एग्जांपल देखिएगा। तीसरा देखो, विलेय तो आपका ठोस है, विलेय तो क्या है आपका ठोस, है ना। अच्छा, और जो विलायक है वो क्या है, द्रव। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकते हो, जल में घुली हुई ग्लूकोज, जल में घुली हुई चीनी कह दो या ग्लूकोज कह दो, जल में घुली हुई ग्लूकोज, जल में घुली हुई ग्लूकोज या जल में घुली हुई चीनी या जल में घुला हुआ नमक, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गए हमारे पास, अभी तक हमारे पास 6 प्रकार के विलयन हो गए। कितने प्रकार के, 3 तो आपके गैसीय विलयन हो गए, और 3 आपके कौन से विलयन हो गए, द्रवीय विलयन, और 3 ही कौन से हो जाएंगे आपके, ठोस विलयन। 3 ही कौन से हो जाएंगे, ठोस विलयन। तो अगला देखिएगा, मान लीजिएगा विलेय तो आपका क्या हो, विलेय तो आपका गैस हो, और विलायक कौन सा हो, ठोस। विलेय तो आपका गैस हो और जो विलायक है वो कौन सा हो, ठोस। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा, यहाँ पर जो विलयन बनेगा, हम जानते हैं जब विलयन बनता है तो विलयन की जो जो विलायक की भौतिक अवस्था है वो ही किसकी भौतिक अवस्था होती है, विलयन की, है ना। तो देखो विलायक यहाँ पर क्या है, ठोस। तो विलयन कौन सा बनेगा आपका, ठोस विलयन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विलयन बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। ओके, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा विलेय आपका द्रव हो और विलायक आपका क्या हो, ठोस। तो इस कंडीशन में भी कौन सा विलयन बनेगा, ठोस विलयन। अच्छा, तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं। यदि विलेय आपका कौन सा हो, ठोस हो, विलेय आपका कौन सा हो, ठोस, और विलायक आपका कौन सा हो, ठोस। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा, यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठोस विलयन। तीनों ही कंडीशन में कौन सा विलयन बनेगा, ठोस विलयन। ध्यान दीजिएगा, तीनों ही कंडीशन में कौन सा विलयन बनने वाला है, ठोस विलयन बनने वाला है। अच्छा, पहली कंडीशन देखिएगा, विलेय तो आपका गैस है और विलायक जो है वो क्या है, ठोस है। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, आपने देखा है, आप जब हम कोलाइल विलयन पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे अधिशोषण, वहां पर एक टॉपिक आने वाला है पृष्ठ रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आपका 5वां चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिएगा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोजन का पैलेडियम। एक मेटल होती है पैलेडियम पर अधिशोषण, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, मतलब ये पैलेडियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेटल का टुकड़ा होता है पैलेडियम का, है ना, पैलेडियम का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये इसमें क्या होता है, पैलेडियम में क्या होता है, छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होता है। तो ये अपने ऊपर पैलेडियम को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। जो ये पैलेडियम जो है ये हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, ये आपकी कौन सी मेटल है, पैलेडियम। ये कौन सी मेटल है, पैलेडियम। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, है ना। अच्छा, तीसरा, अगले इसमें देखो दूसरा एग्जांपल देखिएगा ठोस विलयन में। अच्छा, जो आपका विलेय तो क्या है, गैस। विलेय तो क्या है आपका गैस, और विलायक क्या है, ठोस। इसका देखो बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको गिना सकता हूं उसके।
ध्यान दीजिएगा, सोडियम में सोडियम एवं मरकरी का अमलगम, सोडियम एवं मरकरी का अमलगम। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप, जिंक एवं मरकरी का अमलगम। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, कॉपर एवं मरकरी का अमलगम। अमलगम आप जानते ही हो, जो पारा जो होता है, इसमें देखो पारा तो क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा, पारा तो क्या लिक्विड है, पारा तो क्या है, जो विलेय जो है वो तो क्या आपका लिक्विड है। और Na क्या होता है, Na जो है आपका सॉलिड है, सोडियम जो है आपका सॉलिड है, और ये Na यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो सोडियम एवं मरकरी का अमलगम, तो आप अमलगम तो जानते ही हो, मरकरी का किसी भी धातु के साथ जो मिश्रण बनता है उसको हम बोलते हैं अमलगम। मरकरी का किसी भी धातु के साथ जो मिश्रण बनता है उसे हम क्या कहेंगे, अमलगम। और देखो तीसरा, देखो यहाँ पर तीसरा, विलेय भी आपका ठोस है और विलायक भी आपका क्या है, ठोस। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पीतल, इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल होता है पीतल। अच्छा, पीतल में क्या होता है, एक तो पीतल में होता है कॉपर, है ना, और क्या होता है पीतल में, और एक होता है जिंक। तो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण, है ना। ओके, तो ये इस प्रकार टोटल हमारे 9 प्रकार के विलयन हो गए दोस्तों। कितने प्रकार के विलयन हो गए, 9 प्रकार के विलयन, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपका ये वाला जो एग्जांपल है इसको स्पेशली देखिएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको हम सॉरी इसको इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गैस की द्रव्य विलेयता, ये वाला जो है इसको देखो ध्यान से, बहुत ही इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, गैस की द्रव्य विलेयता, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, है ना। तो ये टोटली हमारे पास कितने प्रकार के विलयन हो गए, 9 प्रकार के। तो इनको अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना, और उतार के इसको इस टेबल को आपको याद करना है। ओके, अब हम चलते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा देखिएगा, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मैं यहां पर लिख देता हूं, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छात्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ध्यान से इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो गैसों, पहले तो हम विलेयता की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। विलेयता, विलेयता को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो वो विलेयता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, विलेयता क्या होती है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, जैसे हमारे पास अच्छा निश्चित ताप पर, है ना, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित। मैं यहाँ पर लिख दूं निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, है ना। तो देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 100 ग्राम वाटर है। अच्छा, 100 ग्राम वाटर में हम कितनी ग्राम चीनी अधिकतम मात्रा में घोल सकते हैं, 100 ग्राम वाटर में हम कितनी ग्राम चीनी अधिकतम मात्रा में घोल सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ओके,
ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं उसको मैं। अब हम पढ़ रहे हैं विलेयता को, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो विलेय होगा आपका, विलेय तो क्या होगा यहाँ पर, विलेय तो होगा आपका, विलेय होगा यहाँ पर गैस, और जो विलायक होगा यहाँ पर, विलायक जो है वो हमारा क्या होगा, द्रव होगा। विलायक जो है वो हमारा क्या होगा, द्रव, है ना। तो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले हमें तीन कारक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। और जो दूसरा कारक है वो, दूसरा कारक है ताप, और तीसरा कारक है ताप का प्रभाव, और जो तीसरा कारक है वो है दाब। तीसरा जो कारक है वो है दाब। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा वाला जो कारक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हेनरी नियम निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले तीन कारक हम पढ़ेंगे, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, और जो दूसरा कारक है वो है ताप का प्रभाव, और जो तीसरा कारक है वो है दाब। तो पहला कारक मैं यहाँ पर हेडिंग डाल के समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला जो कारक है वो है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में एक सिद्धांत होता है या नियम, मान लीजिए केमिस्ट्री में एक नियम होता है, समान समान को घोलता है। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अंग्रेजी में बोलेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो ध्रुवीय विलेय जो होते हैं, जब भी मैं कह सकता हूं ध्रुवीय गैस, विलेय यहाँ पर क्या है, गैस। तो ध्रुवीय गैस, ध्रुवीय गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी HCl है ना, ओके। तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, ध्यान दीजिएगा। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। अच्छा, ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है, जैसे अपना H2O जो है वो ध्रुवीय विलायक होता है। तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, है ना। तो जैसे सपोज दैट HCl जो है, HCl में हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर होता है डेल नेगेटिव। और ये आपका मान लीजिएगा H2O है, तो H2O में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर होता है डेल पॉजिटिव, क्योंकि डेल नेगेटिव, सॉरी, ऑक्सीजन पर होता है डेल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, अधिक होती है, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, तो इस पर डेल पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पर भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। कौन सा आकर्षण होगा, आयन द्विध्रुव, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। ये आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था, है ना, गैस स्टेट हमने वहां पर पढ़ा था, वहां पर देखा था। तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय गैसें जो होती हैं वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है ना, ओके। अच्छा, जो अध्रुवीय गैसें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। अध्रुवीय गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे जैसे सपोज दैट आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं आपके, जैसे बेंजीन है, बेंजीन है ना, ओके। और अध्रुवीय गैस में एक आपका याद जाएगा, है ना। तो अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है, ध्यान दीजिएगा। अध्रुवीय गैसें जो होती हैं वो अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो जल में कम घुलनशील होती है। घुलनशील तो होती है लेकिन वो कम घुलनशील होती है। जल में ऑक्सीजन होती तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, ओके, होती तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है ना। तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम जल में घोलना चाहे तो वो इतनी मात्रा में नहीं घुलेगी जितनी मात्रा में बेंजीन के साथ घुलेगी। तो
तो देखो अगर यदि सपोज यदि मैं HCl को बेंजीन में घोलना चाहूँ तो HCl बेंजीन में अच्छे से नहीं घुल पाएगा, है ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये केमिस्ट्री का ये सिद्धांत होता है कि सामान जो होता है वो सामान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। केमिस्ट्री के ये सिद्धांत या नियम कुछ भी मान लीजिए, सामान सामान को घोलता है तो ध्रुवीय गैसें जो होती है वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। ओके, और अध्रुवीय गैसें जो होती है वो अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। वो जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है, थोड़ा नीचे लिखवा देता हूं, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है या विलायक में आयनीकृत हो जाती है या आयनीकृत हो जाती है या आयनीकृत हो जाती है, वो गैसें विलायक में अधिक घुलनशील होती है, वो गैसें विलायक में अधिक घुलनशील होती है। अधिक घुलनशील होती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन का मतलब समझिएगा, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है या आयनीकृत हो जाती है वो गैसें विलायक में अति घुलनशील होती है। तो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे हमारा अमोनिया गैस है, अमोनिया है, HCl है, आपका CO2 है आदि, है ना। ओके, तो जैसे CO2 जो होती है, ये देखो यदि अब अमोनिया जो है, अमोनिया वाटर के साथ क्रिया करके, अमोनिया जो होती है ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जल के साथ क्रिया करके बनाएगा NH4OH, और ये NH4OH आगे जाकर के किसमें आयनीकृत हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ध्यान दीजिएगा ये तो आपका विलेय है, NH3 तो क्या है आपका विलेय, और H2O जो है ये आपका क्या है, विलायक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो गैसें या फिर जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, यौगिक बना लेती है, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है या आयनीकृत हो जाती है, ये क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, वो गैसें विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे NH3 HCl और CO2 ये जो गैसें हैं ये विलायक में, जल जैसे विलायक में अति घुलनशील होती है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, यौगिक बना लेती है। अब जैसे हम CO2 का एग्जांपल देते हैं, तो CO2 जो होता है ये H2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा, CO2 जो होता है ये H2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, H2CO3, और ये H2CO3 आगे किसमें आयनीकृत हो जाएगा, H+ में और HCO3 नेगेटिव में, H+ में और HCO3 नेगेटिव में। तो ध्यान दीजिएगा जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है या आयनीकृत हो जाती है वो गैसें विलायक में अधिक घुलनशील होती है, जैसे NH3 HCl CO2 आदि, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो विलायक में कम घुलनशील होती है, वो विलायक में कम घुलनशील होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो विलायक में कम घुलनशील होती है, वो विलायक में कम घुलनशील होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे सपोज दैट जैसे H2O है अपना, H2 हाइड्रोजन गैस होती है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस होती है। ओके, तो पहला हमने पढ़ा था विलेय एवं विलायक की प्रकृति, जो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक था, पहला कारक कौन सा था, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। तो पहले कारक को हमने पढ़ लिया, पहले कारक के बाद हम आते हैं दूसरे कारक पे। जो दूसरा कारक है वो कौन सा है, ताप। जो दूसरा कारक है वो कौन सा है, ताप। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसको,
जो दूसरा कारक है वो है हमारा ताप। तो ताप को भी देखते हैं। देखिएगा जो दूसरा जो कारक है हमारा वो है ताप। तो ध्यान दीजिएगा गैसों की द्रव्य विलेयता उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूं गैसों की द्रव्य में विलेयता उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा यानी कि जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो हीट बाहर निकलती है। जब हम किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो हीट बाहर निकलती है। जैसे सपोज दैट मैं CO2 गैस को जल में घोलता हूँ। CO2 गैस को मैं किस में घोलता हूँ? जल में। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा H2CO3 और क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? हीट। तो देखो यहाँ पर हीट आपने लास्ट आते लिए नियम पढ़ा 11th क्लास में। इस रिएक्शन में हीट पहले से ही बाहर निकल रही है। जब CO2 जल में घुलती है तो उसमें बाहर निकल रही है। अगर आप और इसमें आप यदि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी, पश्चिम दिशा में चली जाएगी। जो रिएक्शन है वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना कि गैसों की द्रव्य विलेयता उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और यदि आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो आपकी विलेयता है वो घटती है। जो विलेयता है वो घटती है ना। तो ध्यान रखना यदि किसी गैस को विलायक में घोला जाता है तो वो हीट बाहर निकलती है। यदि किसी गैस को विलायक में घोलते हैं तो हीट बाहर निकलती है और हीट पहले से बाहर निकल रही है। अगर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विलेयता घट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा गैसों की द्रव्य विलेयता उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यदि हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है। ओके। और यदि आपकी अभिक्रिया यदि मान लीजिए उष्माशोषी अभिक्रिया है, यदि क्या है अभिक्रिया आपकी उष्माशोषी है, मतलब यदि विलेय को विलायक में घोलते समय उष्मा की आवश्यकता है तो ऐसी अभिक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा ऐसी अभिक्रियाओं में विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जनरली यदि हम समझते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में कोई गैस घुली हुई है, इस सॉल्यूशन में कोई गैस घुली हुई है। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस कारण जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो विलयन को छोड़कर के बाहर चले जाएंगे। तो नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को विलायक में घोलने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को नोट डाल के लिखवा देता हूं मैं ये बात। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को विलायक में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को विलायक में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को विलायक में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है। अतः इस स्थिति में तापमान बढ़ाने पर इस स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो विलेयता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विलेयता है वो बढ़ती है। एरो पर निशान लगा के इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम विलायक में घोलेंगे तो उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपकी रिएक्शन उष्माशोषी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन जनरली ये देखा गया कि जनरली गैसों की द्रव्य विलेयता जो है, मतलब जब किसी हम गैस को
द्रव्य घोलते हैं तो हीट बाहर निकलती है, यानी कि गैसों की द्रव्य विलेयता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटती है ना। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है। ओके, और यहाँ पर ये लाइन में लिख देता हूं मैं, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। तो देखिए हमने गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले दो कारक पढ़ लिए थे, विलेय एवं विलायक की प्रकृति और ताप का प्रभाव। अब जो तीसरा, अब बिल्कुल माइंड को रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो जो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है हेनरी नियम। दाब में हम पढ़ेंगे हेनरी नियम। जो विलेय गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वो है दाब। मैं इन सबको मिटा देता हूँ, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, इधर उधर देखना बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल माइंड को फोकस कर लीजिएगा। तो जो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वो हमारे पास है दाब। जो तीसरा कारक है वो है हमारे पास दाब। अच्छा, दाब यानी कि प्रेशर, दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। अब तो देखो सामान्यतः हम सोचते हैं, जनरली सोच के देखो, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये कोई कंटेनर है ना, इसमें कोई विलियन है, इसमें समझ लीजिएगा कोई विलियन है, ये कोई भी विलियन है ना। और ये ऊपर जैसे मान लीजिएगा गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये ऊपर किसके मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, गैस के मॉलिक्यूल्स है ना। ओके, अब मान लीजिएगा यहाँ पर ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है आपका पिस्टन, है ना। अगर मान लीजिए, अब सुनो, यदि हमें गैस को ज्यादा मात्रा में विलियन में घोलना है, यदि गैस को हमें ज्यादा मात्रा में विलियन में घोलना है या फिर हम कह सकते हैं द्रव में घोलना है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऊपर किसके मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल। तो यदि गैस को हमें ज्यादा मात्रा में द्रव में घोलना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, दाब। यदि हम दाब को बढ़ाएंगे, यदि हम दाब को बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी, है ना। दाब को यदि हम बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा यहाँ पे देखो हम सोच सकते, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने पर, जनरली प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, जनरली प्रेशर को बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता है वो गैस की विलेयता, या फिर मैं कह सकता हूँ गैस की विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, गैस की विलेयता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर के। यदि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, है ना, तो यदि हम दाब को बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ जाएगी। सिंपल सा हम सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक विलियन है और यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स है और इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हमें द्रव में घोलना है, गैस के मॉलिक्यूल्स को द्रव में घोलना है, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सिंपल सा सोच सकते हैं, गैस की जो विलेयता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर के, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो हेनरी ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर, ध्यान से देखिएगा, स्थिर ताप पर टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहली बार टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलियन में मैंने एक बार पूरा कथन लिख दिया, अब ध्यान से समझिएगा। ये हेनरी का नियम है, ये कथन जो है ये किसका नियम है,
हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर टेम्परेचर हमारा क्या है, स्थिर है, तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता विलयन में उस गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m अगर प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा kp। अब ध्यान दीजिएगा m यहाँ पर क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, m यहाँ पर क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, और p यहाँ पर है साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाला गया दाब, साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाला गया दाब, और के है यहाँ पर समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता विलयन में उस गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। सिंपल सा, जैसे हमारे पास ये कोई लिक्विड भरा है और यहाँ पर ऊपर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। यदि लिक्विड में, यदि द्रव में हमें गैस की ज्यादा मात्रा घोलनी है, यदि द्रव में हमें गैस की ज्यादा मात्रा घोलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज क्या है, हेनरी इसी चीज को बताता है, स्थिर दाब, स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता विलयन में उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि गैस की विलेयता को, यदि गैस की विलेयता को, ध्यान दीजिएगा, मोल भिन्न, यदि गैस की विलेयता को मोल भिन्न से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है, तो हेनरी नियम के अनुसार, तो हेनरी नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यानी कि गैस की विलेयता, m यहाँ पर क्या है, गैस की विलेयता या गैस की घुली हुई मात्रा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यदि गैस की विलेयता को मोल भिन्न से व्यक्त किया जाता है तो हेनरी नियम के अनुसार, भाई विलेयता को हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विलेयता को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी इकाइयां होती है हमारे पास, जैसे मोलरता है, मोललता है, मोल भिन्न है, नॉर्मलता है। तो हमने नॉर्मली यहाँ पर क्या ले लिया, मोल भिन्न। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, m की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, x या x गैस, यानी कि x गैस का मतलब क्या, गैस की मोल भिन्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ क्या, उल्टा कैसे, देखो उल्टा मैं लिख सकता हूँ p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x गैस। x गैस का मतलब यहाँ पर क्या, गैस की मोल भिन्न, मोल भिन्न के बारे में हमने बताया था आपको। हाँ, मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो p बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, p बराबर, अगर यदि प्रोपोर्शनल टू का यदि मैं साइन हटाऊं, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊं तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, KH गैस, KH गैस। तो यहाँ पर देखो हेनरी नियम का कथन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हेनरी नियम का जो एक्चुअल जो कथन है वो देखिएगा ध्यान से। हेनरी नियम का जो एक्चुअल कथन है वो क्या है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, P मतलब क्या है, आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उस विलयन में गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, स्थिर ताप पर टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए,
मैं फिर से बता रहा हूं, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है वो विलयन में उस गैस की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। उस विलयन में गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी पी क्या है यहाँ पर, गैस का आंशिक दाब, पी यहाँ पर क्या है, गैस का आंशिक दाब, पी यहाँ पर है हमारे पास गैस का आंशिक दाब, है ना। ओके, और जो यहाँ पर एक्स गैस क्या है, गैस की मोल भिन्न, गैस की मोल भिन्न, और के एच यहाँ पर है हेनरी नियतांक, के एच यहाँ पर है हेनरी नियतांक। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है आपको, यही हेनरी नियम का एक्चुअल कथन है। एग्जाम में आता है तो हमें ये ही लिख के आना है। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है वो विलयन में उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यदि दाब जितना अधिक डालोगे आप, यदि गैस पर जितना अधिक दाब डालोगे आप, विलयन में उस गैस की मोल भिन्न भी उतनी ही अधिक होगी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, है ना। तो ये मेरे पास हेनरी का लॉ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, इधर देखिएगा, यहाँ पर लिख सकता हूं KH क्या है, हेनरी नियतांक। KH बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, KH बराबर आ जाएगा P बटा X गैस, P बटा X गैस। ओके, P बटा X गैस। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, यदि किसी गैस का हेनरी नियतांक की वैल्यू जितनी अधिक होगी, किसी गैस की हेनरी नियतांक की वैल्यू जितनी अधिक होगी, उस गैस की विलेयता, यानी कि उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्थिर दाब पर, दाब हमारा क्या स्थिर है, स्थिर दाब पर मैं क्या लिख सकता हूँ, के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x गैस, 1/x गैस, यानी कि किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू जितनी अधिक होगी, किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू जितनी अधिक होगी, उस गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। तो ध्यान रखना कि किसी गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा, उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। इसके बाद हम कल लेक्चर नंबर 5 में आपसे वापस मुलाकात करते हैं। ओके स्टूडेंट।